नमस्कार दोस्तों। ऑफलाइन कोचिंग लॉकडाउन में अभी सभी बंद चल रहे हैं, तो मेरी बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप भी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराइए। तो उसी पे विचार करते हुए मैंने ये प्रयास किया है यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में हज़ारों बच्चों के साथ डेली इंटरेक्ट होना एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में मेरे सामने कोई छात्र नहीं है, सिर्फ कैमरा है। तो वो जो फीलिंग है क्लास की वो तो नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसी लगन से, उसी मेहनत से और उसी प्रयास से यहाँ पे मैं आपको क्लासेस कराऊँगा और आपकी जो तैयारी है उसकी रफ्तार कम नहीं होने दूँगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आज से जनरल साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस, उन सब में जनरल साइंस के अंतर्गत सबसे अधिक प्रश्न जीव विज्ञान विषय से आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री से आते हैं और फिजिक्स से भी आते हैं। तो चूंकि अगर आप देखें तो यूट्यूब पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बहुत सारे क्लासेज मिलेंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खासकर जीव विज्ञान, जनरल साइंस का बहुत ही कम वीडियो उपलब्ध है। उसका कारण ये है कि साइंस बैकग्राउंड के बहुत से लोग इस फील्ड में नहीं हैं, और ये जो विषय है अपने आप में काफ़ी मुश्किल भी बच्चे इसको मानते हैं, खासकर जिन्होंने आर्ट्स से इंटर या आर्ट्स जिनका बैकग्राउंड रहा है। तो इसलिए हम बच्चों के अंदर से ये डर निकालना चाहते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले जीव विज्ञान को ही शुरू किया है। देखिए इस विषय में आपको कठिन-कठिन वर्ड मिलते हैं, चूँकि सभी लैटिन वर्ड है और इंग्लिश वर्ड हैं, तो इसलिए इनको आपको इनसे परिचित होना है, डरना नहीं है। और आप एक बार हमारे क्लास को देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, जीव विज्ञान कितना आसान है। तो जब भी किसी विषय को हम पढ़ते हैं तो उसके सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिलेबस लिखा हुआ है, जीव विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस है। और ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन उनको मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड पे हर चीज़ लिखना संभव नहीं है। तो जो भी आपको लग रहा है कुछ छूट गया है वो सब इसमें शामिल है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले हम जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे तो उसका हम परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में प्रश्न यहीं से बनने शुरू हो जाते हैं। परिचय में क्या पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान में किसका स्टडी करते हैं। आप जानते हैं बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा, इसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया, आपने जानते होंगे नाम, लैमार्क एवं ट्रेविलियनस ने दिया। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, अरस्तू के बारे में, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे इंट्रोडक्शन में, और वहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद चूंकि जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चूंकि सजीव तो बहुत तरह के हैं, सजीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, हम भी सजीव हैं, जीव जंतु भी सजीव हैं। तो सजीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है स्टडी करने के लिए। किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसको हम सबसे पहले उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, इससे क्या होता है, अध्ययन में सुविधा होती है। तो सजीवों का वर्गीकरण करेंगे, इसमें द्विनाम पद्धति आप जानते हैं, अरस्तु ने सभी सजीवों को दो भागों में बांटा था, जॉन रे ने भी प्रयास किया था, कार्लोस लिनियस ने भी अपना प्रयास किया था। और इसी में हम पढ़ेंगे 5 जगत प्रणाली, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगिस, एनिमिलिया और प्लांटिनम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो आपका है, आप देख पा रहे होंगे, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें चूंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कोशिका की खोज किसने की, कोशिका होती कैसी है, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका वगैरह वगैरह, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। और इसमें जो कोशिका के जो प्रमुख अंग है, जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी वगैरह वगैरह, तो उन सब के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
फिर आपके यहाँ पे सेल डिवीजन है, कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं उसको भी स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं साइटोलॉजी में। कोशिका के अध्ययन करने के बाद मैं जो सबसे पहले पढ़ाता हूँ बच्चों को वो आपका है RNA एंड DNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एवं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चूँकि ये RNA DNA काफ़ी ही चर्चित वर्ड है और बार बार सुनने को मिलता है, इसलिए इनको पढ़ने के बाद सबसे पहले हम RNA DNA के बारे में पढ़ेंगे। RNA DNA के पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक आया था आपका वायरस, विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। विषाणुओं की खोज किसने की, विषाणु कैसे बने होते हैं, उनका लक्षण क्या है, एवं विषाणुओं से इनसे होने वाले रोग इसमें इंक्लूड है, इसमें इसको अलग से नहीं लिखना है। जब हम विषाणु पढ़ रहे होंगे तो विषाणुओं से जो होने वाले डिजीज हैं, जैसे कि एड्स है, बहुत सारे डिजीज हैं, इन्फ्लुएंजा है, लगभग 20 से 25 जितनी बीमारियां हैं उस सबको अध्ययन करेंगे यहाँ पे हम। फिर उसके बाद आपका है जीवाणु है, तो जीवाणुओं के प्रकार, जीवाणुओं का सामान्य लक्षण, जीवाणुओं की खोज एवं जीवाणुओं से होने वाले रोग भी यहाँ पे हम देखेंगे। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, कैसे हमारे लिए वो आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, ये सारी बातें होंगी जीवाणु वाले टॉपिक में। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो हमारा रहेगा मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव रोग को अगर हम अलग अलग चाहें तो 3 तरह से बांट सकते हैं। ये जो मानव रोग है ये इसको हम संक्रामक रोग में बांट सकते हैं, एक संक्रामक रोग होता है। इसके अलावा अभाव रोग, आनुवांशिक रोग, कितने प्रकार के रोग होते हैं, तो इन सभी बीमारियों के डिजीज के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक कि जो करेंट से जोड़ के, जैसे कि अभी फिलहाल में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, कुछ दिन पहले आपका केरल में निपाह वायरस था, सभी तरह के नए जो डिजीज हैं और उसके जो कारक है उन सब का स्टडी इसमें करेंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा मानव रक्त एवं रक्त समूह, ह्यूमन ब्लड, और जो ब्लड ग्रुप्स है ए पॉजिटिव जो भी है आपका, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, वो सारी बातें इस टॉपिक में होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसके बाद कुछ अंग तंत्र हैं हमारे शरीर में, कुछ अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पूरी पाचन की प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे भोजन मुख से लेके गुदा गुहा तक पहुंचता है और कैसे उसका पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसके पचाने में सहायक हैं, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है टॉपिक वो है आपका ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों के प्रकार, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, और उनसे निकलने वाले एंजाइम एवं हार्मोन। चूँकि ये जो एंजाइम है वो बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और जो हार्मोन है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इसलिए ये कंबाइंड टॉपिक है, ग्रंथियाँ और एंजाइम और हार्मोन एक साथ पढ़ेंगे। फिर आपका पाचन तंत्र है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से हम ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम के बाद जो अगला हम टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए वो आपका है उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जैसे कि किडनी यानी वृक्क। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है, तो आपका है वृक्क है, लीवर भी है। तो ये जितने भी आपके उत्सर्जी अंग है और वो उत्सर्जी पदार्थ है, उन सबका अध्ययन हम उत्सर्जी तंत्र में करेंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक हो जाएगा आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, जो हमारे बोन्स हैं, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। फिर आपका है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके बारे में करेंगे, श्वसन कैसे होता है, श्वसन क्या होती है, कितनी ऊर्जा श्वसन से मिलती है। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा आपका होगा जीवों का वर्गीकरण। यहाँ पे एक टॉपिक और हो सकता है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, प्रजनन तंत्र भी यहाँ पे एक टॉपिक हो जाएगा। मनुष्यों में, मानव में जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपका जीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सजीवों का वर्गीकरण है। और सजीवों में एनिमल्स, प्लांट सभी आते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनिमल्स का वर्गीकरण है। ये विभिन्न प्रकार के फाइलम देखेंगे, एनिलीडा, पोरीफोरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा,
प्लेंटीहेल्मिन्थीज वगैरह, निडेरिया, ये सारे जो फाइलम है विभिन्न, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा जीव, केंचुआ, अर्थवर्म किस फाइलम में आता है, मक्खी मच्छर किस फाइलम में आते हैं, सारे इसमें हम जीवों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण करेंगे। तो ये आपका हो गया जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं आप कमेंट करेंगे। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, ये आपको कमेंट करना है, हम यहाँ तो पढ़ेंगे। तो बॉटनी में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, जहाँ से अच्छे खासे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पादपों का वर्गीकरण, आपने नाम सुना होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये जो कुछ प्लांट्स हैं उनको भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है उनके गुणों के आधार पे। इसी में भी आप ये देखेंगे कौन सा पौधा आवृत बीजी है और कौन सा नग्न बीजी है। काजू एक नग्न बीजी पौधा का उदाहरण है। तो वो सारी बातें यहाँ पे हम करेंगे। अब पुष्पीय पौधे कौन होते हैं, पुष्पीय पौधे कौन होते हैं, तो जो पौधों का, पेड़ पौधों का जो वर्गीकरण है वो इसमें आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में प्रजनन कैसे होता है, उसमें जननांग, पुंकेसर जैसी जो वर्तिकाग्र जो प्रमुख टर्म है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे एक पार्ट दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका पार्ट है एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों के खाने वाले भाग। ये प्रश्न आपने काफ़ी देखा होगा परीक्षाओं में कि किस फल का हम बाह्य फल भित्ति खाते हैं, अंतः फल भित्ति खाते हैं, मेजोकॉर्प, किस नारियल का क्या खाते हैं, लीची का खाने वाला भाग क्या होता है, आलू का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं या तना खाते हैं, अदरक का क्या खाते हैं। ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे इसमें हम वो करेंगे और वहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आता है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे पादप, कुछ प्लांट्स हार्मोन होते हैं जैसे कि इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है। तो पेड़ पौधों के अंदर भी जो हार्मोन होते हैं जो फलों को पकाने, पत्तियों को फलों को ग्रोथ कराने में सहायक होते हैं। तो उन जो 4-5 महत्वपूर्ण प्लांट्स हार्मोन है उनके बारे में और उनके कार्यों के बारे में देखना है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ विविध अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं, जो अन्य भी चीज़ें जो यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखी गई हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। बाकी बोर्ड पे हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, तो जो कुछ छूट रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ छूटता है तो छूट नहीं रहा, उसी में सारा कुछ इंक्लूड है। जैसे हम यहाँ पे क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे उसमें सारी बातें हो जाएंगी। यहाँ पे एक टॉपिक और ले सकते हैं, शरीर की जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं और उसके जो कार्य हैं उसको भी एक टॉपिक हम ले सकते हैं। हालांकि वो सभी इसी में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लीवर, किडनी भी है, लंग्स है, तो इनके बारे में क्या कुछ फैक्ट्स हैं और उनके क्या कार्य हैं, उन सब का स्टडी भी करेंगे, वो अलग भी टॉपिक ले सकते हैं। वैसे जब आप पाचन या ग्रैंड्स पढ़ रहे होंगे तो वहीं पे जो लीवर है आपका एक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अन्य जो भी फैक्ट है उसमें शामिल हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद, इन सभी टॉपिकों को पढ़ने के बाद आपके प्रश्न छूटेंगे। आप 90% प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। 100 में 100 कुछ नहीं हो सकता है, 90% प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन सभी टॉपिक्स को हमारे क्लास के वीडियो देखते हैं और हमको फॉलो करते हैं। तो ठीक है, अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से परिचय करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।